नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे, क्या बीजेपी ने फिर खरीदे विधायक? महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों मचा बवाल? चुनाव से पहले क्या महायुति में मचा महासंग्राम? उसके बाद हम जानेंगे लाल किला ब्लास्ट में मीडिया कवरेज पर सरकार ने टीवी चैनलों को क्यों लगाई फटकार। उसके बाद हम जानेंगे कि एमपी की बीजेपी सरकार में क्या खुलेआम हो रहा भ्रष्टाचार। मोहन यादव की सरकार में किस खबर ने मचाया बवाल। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों ने खुला लेटर क्यों दिया। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से आई एक बड़ी खबर की। महाराष्ट्र की सियासत में फिर घमासान मचा हुआ है। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गई है। एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी में खींचतान इतनी बढ़ गई है कि इस हफ्ते की कैबिनेट मीटिंग में शिंदे के अलावा कोई भी शिवसेना मंत्री मौजूद ही नहीं था। सबने खुला बॉयकॉट कर दिया। एक तरीके से ये विरोध सिर्फ दिखावे का नहीं था, असली नाराजगी थी। वजह, शिवसेना शिंदे गुट के नेता एक एक कर बीजेपी में जा रहे हैं। ठाणे, उल्लासनगर, नासिक, जलगांव, हर जगह सियासी खरीद फरोख्त की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच चंद्रकांत खैरे का एक बड़ा दावा भी सामने आया है। शिंदे गुट के 20 विधायकों के पार्टी छोड़ने वाली बात उन्होंने कही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि शुरुआत तो शिवसेना ने ही की थी। उल्लासनगर में हमारे लोग अपने पाले में ले लिए गए और अब क्यों रो रहे हैं। फडणवीस ने सियासी मोलभाव का ठेका रोकने की बात कह दी है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी में आपस में भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब शिवसेना हो गई है डर के साए में और शिंदे की चिंता साफ नजर आ रही है। ठाणे, उल्लासनगर, नासिक, सतारा, इन जगहों पर अचानक दल बदल तेजी से हो रहा है। आखिरकार फडणवीस और शिंदे ने बैठकर यह फैसला किया कि आने वाले स्थानीय चुनावों तक कोई भी महायुति का नेता या कार्यकर्ता जुड़वा पार्टी में शामिल नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भरोसे की डोर कितनी कमजोर हो रही है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि जहां अभी बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लग रहा है, वहीं इससे पहले खबर यह सामने आई थी कि बीजेपी पार्टी के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर अपनी पार्टी के अंदर खुद को एक कार्यकर्ता और एक नेता के तौर पर नजरअंदाज करता हुआ पाया था और इस कारण उन्होंने शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। और अब ये खबर सामने आई है कि किस तरीके से बीजेपी अब शिंदे गुट के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। बहरहाल ये खबर सियासी हलकों में बहुत शोर मचा रही है और हर कोई सियासी गद्दारी से डरा हुआ है और चुनावी मैदान में कौन किसका होगा इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। और इस सारे तमाशे में अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में गठबंधन बच पाएगा या राजनीति की चालें सब कुछ बदल देंगी, जो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव कर सकती हैं। अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की। दिल्ली लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम ब्लास्ट ने देश को हिलाकर रख दिया था। इस आतंकी हमले में 15 लोग मरे और कई लोग घायल हो गए। ये हमला जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल द्वारा अंजाम दिया गया, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। हमले के बाद मीडिया कवरेज ने भारी सनसनी मचा दी, लेकिन उसी कवरेज को लेकर केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मार्फत टीवी चैनलों को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार की चिंता इस बात पर है कि कुछ टीवी चैनल्स और यूट्यूब प्लेटफॉर्म विस्फोटक बनाने के तरीकों से जुड़ी जानकारी, हिंसक गतिविधियों को सही ठहराने वाली रिपोर्टिंग और संदिग्ध आरोपियों के हिंसात्मक कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये संवेदनशील और खतरनाक है, क्योंकि ऐसे प्रसारण अनजाने में हिंसा भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करते हैं। और इससे कुछ समय पहले मैंने भी आपको दिखाया था अपनी खबर में कि किस तरीके से कुछ मीडिया चैनल्स इस ब्लास्ट वाली जगह पर जाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और खुले तौर पर उसे अपने मीडिया चैनल्स के अंदर प्रसारित कर रहे थे। वहीं मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि मीडिया को इस तरह की खबरें बेहद सावधानी और संवेदनशीलता के साथ पेश करनी चाहिए। मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि किसी भी कार्यक्रम में अश्लीलता, जानबूझकर झूठ, आधे सच और हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री या राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों को दिखाना कानूनी तौर पर गलत होगा। इससे न केवल समाज में शांति भंग हो सकती है, बल्कि देश की अखंडता भी प्रभावित
प्रसारित होती है। इसलिए सभी चैनलों को इस बात का निर्देश दिया गया कि वो ऐसे किसी भी कंटेंट का प्रसारण ना करें जो गैर कानूनी गतिविधियों की मदद या प्रोत्साहन करता हो। सरकार ने यह भी चेतावनी दी कि आतंकवादी ऑनलाइन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गलत और भड़काऊ खबरें फैला रहे हैं। खासकर पाकिस्तान में स्थित कई फेक अकाउंट्स भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां ऑनलाइन कंटेंट पर भी सजग नजरें बनाए हुए हैं। यह एडवाइजरी उसी समय पर आई है जब मीडिया में धमाके से जुड़े संदिग्ध अपराधियों के कुछ पुराने वीडियो और आतंकवादी प्रचार प्रसारित हो रहे थे, जिससे तनाव और बढ़ गया। सरकार ने साफ कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो खबरों की संवेदनशीलता समझे और राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति को प्राथमिकता दें। अब बहरहाल ये देखना होगा कि ये मीडिया चैनल्स कहां तक सरकार की बातें मानते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के मुरैना नगर निगम में घूसखोरी का लाइव खुलासा हुआ है, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल मुरैना के पंकज राठौर को अपने प्लॉट पर मालिक का नाम बदलवाना था, साथ ही घर बनाने की अनुमति भी लेनी थी। जैसे ही उसने नगर निगम के बाबू से संपर्क किया, उसे बताया कि ये काम बिना रिश्वत के नहीं होगा। पंकज ने महापौर शारदा सोलंकी से शिकायत की, जो खुद उस वक्त बैठक में मौजूद थी। महापौर ने कहा, मुझे कैसे भरोसा होगा। तभी पंकज ने आरोपी अधिकारियों को फोन किया और उनकी बात महापौर के सामने रिकॉर्ड करा दी। फोन पर बाबू ने बिना किसी झिझक के रिश्वत के पैसे और अधिकारियों के नाम उजागर कर दिया। कहा कि के शर्मा नाम के अधिकारी को 10,000 देने होंगे, उसके अलावा और भी कई लोगों को राशि दी जानी थी। कुल मिलाकर 17-18 हजार का खर्चा रिश्वत के तौर पर तय था। रसीद के लिए अलग से भुगतान करना होता। महापौर महोदया ने सब कुछ ध्यान से सुना और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे डाले। महापौर शारदा सोलंकी ने कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में लाया गया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम के कमिश्नर सत्येंद्र धाकरे ने कहा कि मामला अभी आधिकारिक रूप से उन्हें मिला नहीं, पर वो जांच कराएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जिस अधिकारी का नाम रिश्वतखोरी में लिया गया, उसने आरोपों का खंडन कर डाला और कहा कि उसका युवक से कोई परिचय नहीं और कोई रिश्वत नहीं मांगी गई। ये घटना बीजेपी के मोहन यादव की सरकार में नगर निगम जैसी जगहों पर फैले बड़े भ्रष्टाचार का गवाह है। सोचिए, छोटे से छोटे काम के लिए भी जनता को रिश्वत देनी पड़ती है, जिससे आम आदमी का सरकारी काम मुश्किल हो जाता है और लोग निराश हो जाते हैं। अब वहीं बात करते हैं राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर की। देश के राजनीतिक गलियारों में इस समय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगे आरोपों को लेकर तनाव है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस वक्त एसआईआर साथ में वोट चोरी के आरोपों में चुनाव आयोग को घेर रही है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल देश भर के 272 रिटायर्ड और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने एक साथ आकर एक ओपन लेटर जारी किया है। इस समूह में 16 पूर्व जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता, 130 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स जिसमें पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी और 14 पूर्व राजदूत शामिल हैं और 133 रिटायर्ड और सैन्य अधिकारी शामिल हैं। ये पत्र सीधे तौर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना करता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं रिटायर्ड अधिकारियों का मुख्य आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख को कमजोर करने की एक सोची समझी कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि यह रवैया देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास और भ्रम फैला रहा है। लेटर में कहा गया है कि राजनीतिक मतभेद और लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार और बेबुनियाद आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। अधिकारियों ने इसे एक खतरनाक चलन बताया है, जिसमें चुनावी हार को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो बढ़ते हुए क्राइम रेट पर दिल्ली में जो हो रहा है उस पर बात करें। कुछ रॉ के मैंने सुना प्रमुख है इसमें, वो बात करें कि कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। ना आपको पहलगाम के बारे में पता चलता है, ना आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है। आप लगातार पिछड़ रहे हैं। उसके बाद इसमें से आपने बताया कि कुछ उच्चायुक्त रह चुके लोग हैं। अरे भाई, फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होती जा रही है उस पर चर्चा नहीं है, इधर उधर की बातें। देखिए, ऐसा है, इनमें से कितने लोगों की आज हिम्मत है ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी आईडी एक एक छोटे छोटे घरों में
सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं? इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा? चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की? सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि 2014 के पहले जो सम्मानित प्रतिष्ठित नागरिक होते थे इस देश के, वो चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे, क्योंकि सही भी है, सरकार के पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सत्ता है, उससे सवाल पूछा जाता है। ये लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। इन सबूतों को देखकर क्या इन 272 लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? और इनमें से कोई भी एक चुनाव आयोग का व्यक्ति क्यों नहीं है? बहुत दूर नहीं, आज सुबह की तस्वीरें आ रही हैं बिहार से। जिन लोगों को बीजेपी का पटका पहना पहना के, समोसा केला देकर ट्रेनों में भर भर के वोट लेने आप गए थे, आज उन लोगों के ऊपर डंडे पड़ रहे हैं पटना स्टेशन पर, या जहां से वो ट्रेनें पकड़ना चाह रहे हैं। क्यों कर रही है बीजेपी ऐसा? आपके लिए वोटर जो है वो क्या है? सिर्फ भेड़ बकरी है? एक तो पहली चीज ये। मेरा अपना मानना है कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद, इतना पलायन, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी आर्थिक असमानताओं के बाद 93% स्ट्राइक रेट संभव ही नहीं है, और यह बिना वोट चोरी के हो ही नहीं सकता था। यह बात आज देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। वोट चोरी बड़े पैमाने पर हुई है। वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से बाकी जगहों पर की जा रही है। हम लोग उसका संज्ञान ले रहे हैं, उसके खिलाफ हम सड़कों पर भी उतरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरह के अहंकार में बीजेपी है, बीजेपी को लग रहा है उन्होंने जग जीत लिया। आपने जग नहीं जीता है, आपने एक रिग्ड इलेक्शन जीता है, जहां पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। और अगर आपको लगता है कि ये जनता का मत है, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि यही जनता आपको बहुत बड़ा सबक भी सिखाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से ये ओपन लेटर राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया है, वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर खुद उनके कई अधिकारी जो हैं वो सड़कों तक पर उतर आए हैं। पूरे देश में जिस तरीके से एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, इस एसआईआर की प्रोसेस के चलते कई बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं। वहीं हमने देखा, कल ही बड़ी खबर सामने आई थी कि किस तरीके से बीएलओज जो एसआईआर के प्रेशर के चलते अपनी जान ले रहे हैं, उसे लेकर कल सड़कों पर कई अधिकारी जो थे वो चुनाव आयोग के खिलाफ आ गए थे। यहां तक कि उन्होंने चुनाव आयोग तक का घेराव कर दिया था। वहीं अब जिस तरीके से राहुल गांधी इसी बात को उठा रहे थे, एसआईआर की पूरी प्रोसेस को लेकर, वोट चोरी को लेकर, अब उनके बयानों पर रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, उसे मोदी सरकार की बी टीम कहा और अधिकारियों को गद्दारी जैसी शब्दों से धमकाया। अधिकारियों ने सवाल उठाया कि इतने गंभीर आरोप लगाने के बावजूद राहुल गांधी ने कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा क्यों पेश नहीं किया? इसे केवल राजनीतिक नाराजगी और राजनीतिक अवसरवाद करार दिया। बहरहाल सबसे बड़ी खबर अब ये भी सामने आ रही है कि अभी हाल फिलहाल में अब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, और ये संसद का सत्र जो है वो दिसंबर की शुरुआत में शुरू होगा। और इसी समय पर कांग्रेस पार्टी ये प्लानिंग कर रही है कि एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग को घेरा जाएगा, और इस पूरी की पूरी एसआईआर प्रोसेस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है पहले सप्ताह में दिसंबर एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान पे इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, एसआईआर के खिलाफ, और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए रैली का आयोजन किया गया। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, और आपको इन खबरों में जो सबसे अच्छी खबर लगी उसके बारे में हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। इसी के साथ द क्रेडिबल न्यूज को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।